हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से शुरू हुई थी और ये 1799 ईस्वी तक चली थी। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल दिया था। इस क्रांति के दौरान फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ और गणराज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा भी उभर कर आई थी, है ना। अब फ्रांस की क्रांति के प्रमुख चरणों को हम देखेंगे। सबसे पहला चरण आता है कि यहाँ पे सामाजिक असमानता को दूर किया गया था, है ना। फ्रांस में सामान्यतः 3 स्टेट थे: स्टेट फर्स्ट, स्टेट सेकंड और स्टेट थर्ड। जो स्टेट फर्स्ट था, इसमें पादरी लोग आते थे जो चर्च की पूजा करते थे, और दूसरे आते थे सामंत और कुलीन वर्ग, सामंत और कुलीन लोग आते थे, और तीसरे में आते थे जन सामान्य, है ना, जन सामान्य वाले लोग आते। तो जो पादरी और सामंत तो कर नहीं देते थे, जबकि जन सामान्य एकमात्र करदाता था, है ना, करदाता था। तो यहाँ पे सामाजिक असमानता फैली थी, इसी कारण यहाँ पे क्रांति को बल प्राप्त हुआ। फ्रांस, हम देख लेते हैं, फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन या सामंत, है ना, कुलीन तथा सामंत, तथा तीसरे वर्ग में आम जनता शामिल थी। पहले 2 वर्गों के पास विशेषाधिकार थे, जबकि तीसरे वर्ग को भारी करों का बोझ उठाना पड़ता था। इस असमानता ने तीसरे वर्ग में असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। आर्थिक कठिनाइयां। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सरकारी खर्च और युद्धों के कारण देश भारी कर्ज में डूबा हुआ था। करों की असमानता और महंगाई ने आम जनता की स्थिति को और बदतर बना दिया। इस क्रांति ने आग में घी डालने का काम किया, है ना। देखो, आपको पता होगा, मैंने अमेरिकी क्रांति पढ़ाई थी, उसमें जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था तो उसमें कौन हार गया था? उसमें फ्रांस हार गया था, ना। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया था। किससे हार गया था? ब्रिटेन से। तो यहाँ पे वो आर्थिक स्थिति में काफी डूब गया था, इस कारण भी वहां पे क्रांति को बल प्राप्त हुआ। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। फ्रांस में लुई 15 के शासनकाल में प्रशासनिक अव्यवस्था और निर्णय में अस्थिरता थी। राजा की अयोग्यता और भ्रष्टाचार ने जनता का विश्वास खो दिया। इसके साथ ही अमेरिका की क्रांति भी फ्रांस की जनता को प्रेरित किया, जो कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़े। जो है ना, इसके पहले अमेरिका की क्रांति संपन्न हुई थी, तो वहां से भी इन लोगों को प्रेरणा मिल रही थी कि फ्रांस में भी जो पुरातन व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, तथा एक गणराज्य मतलब जनता के शासन को स्थापित किया जाए, है ना। प्रबोधन काल के प्रभाव क्या थे? जो 18वीं सदी में प्रबोधन विचारकों जैसे जॉन लोक, है ना, रूसो, वोल्टेयर, है ना, मोंटेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय की विचारधारा को प्रसारित किया। इन विचारों ने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़े। जैसे रूसो को देखो, है ना, रूसो रूसो ने क्या बोला? असमानता पर चोट की, है ना, असमानता पर चोट की, है ना, तथा कहा कि जो असमानता फैली हुई है समाज में, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, है ना। जैसे आर्थिक स्थिति की असमानता, कर देने की असमानता, ये स्थिति पर रूसो ने चोट की। दूसरा, वोल्टेयर ने बोला, वोल्टेयर ने क्या कहा? वोल्टेयर ने कहा कि जो चर्च की सत्ता है ना, चर्च की सत्ता पर उसने चोट की, है ना। चर्च में फैली, चर्च की व्याप्त बुराइयों, है ना, चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी, उसके अंत की बात किसने कही? वोल्टेयर ने कही। और मोंटेस्क्यू ने क्या बोला? मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की बात कही कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो क्रांति को प्रेरित नहीं किया, लेकिन अपनी बातों के माध्यम से जन संचार इन्होंने किया, जिससे क्रांति को बल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आता है खाद्यान्न संकट। 1780 के दशक में फ्रांस में कई बार अकाल पड़ा, जिससे खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। इससे रोटी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी और गरीब जनता की स्थिति और भी कठिन हो गई। इसने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फ्रांस की जो क्रांति है,
ये क्रांति के ये कारण थे प्रमुख। अब फ्रांस की क्रांति के चरणों को हम देखेंगे। फ्रांस की क्रांति बहुत सारे चरणों में संपन्न हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल असेंबली का गठन और बास्टील का पतन, है ना, 1789 में। नेशनल असेंबली का गठन 1789। क्रांति की शुरुआत तब हुई जब तृतीय वर्ग, है ना, जो तृतीय वर्ग जो जन सामान्य वर्ग था के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, है ना, और नए संविधान की मांग की। ये तब हुआ जब राजा लुई 15 ने वित्तीय संकट का हल खोजने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। मतलब तीनों स्टेट की इसने बैठक बुलाई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट की। इसी क्रम में क्या होता है, जो तीसरा स्टेट होता है जन सामान्य, वो स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर देता है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तृतीय वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, इसलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर नेशनल असेंबली का गठन कर दिया। आगे क्या घटना होती है, बास्टील का पतन हो जाता है ना, 14 जुलाई 1789 को। यह घटना फ्रांस की क्रांति की प्रतीकात्मक शुरुआत मानी जाती है ना, प्रतीकात्मक शुरुआत बास्टील के पतन से मानी जाती है। पेरिस की जनता ने बास्टील जेल पर हमला किया, जो कि राजशाही के अत्याचार का प्रतीक था। बास्टील के पतन के साथ ही जनता ने अपने विद्रोह की शक्ति को प्रदर्शित किया। दूसरा चरण आता है राष्ट्रीय संविधान सभा और अधिकारों की घोषणा होती है 1789 से 1791 के बाद, है ना। राष्ट्रीय संविधान सभा, इस सभा ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया और अगस्त 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया गया। संविधान का मसौदा 1791 में तैयार हुआ। संविधान सभा ने एक नया संविधान तैयार किया जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और राजा लुई 15 को सीमित शक्तियों के साथ राजा बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। देखो यहाँ पे गणतंत्र नहीं बना, संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा को राजा माना जाएगा, लेकिन एक संसद भी गठित होगी, है ना, जिसकी ज्यादातर शक्तियां संसद में निहित होगी, है ना, मतलब एक तरह से सदन निर्मित होगा, उसमें ज्यादातर शक्तियां रहेगी। जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट आता है राजनीतिक संकट और गणराज्य की स्थापना 1792 में होता है। विधानसभा का गठन, संविधान लागू होने के बाद नई विधानसभा का गठन हुआ, लेकिन फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक संकट ने इसे अस्थिर कर दिया। राजा और उनकी सेना के खिलाफ जनता का विद्रोह बढ़ता गया। आगे राजशाही का अंत हो जाता है और गणराज्य की घोषणा हो जाती है। 21 सितंबर 1792 को यह घटना होती है। राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों के बीच जनता ने राजशाही का अंत कर दिया, मतलब राजा का शासन समाप्त कर दिया और फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया। मतलब जनता के द्वारा मतलब देश के सर्वोच्च नागरिक को जनता के द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब ये होता है। लुई 15 को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले वर्ष उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। मतलब लुई 15 का जो शासन था वो समाप्त कर दिया और जनता के द्वारा शासन किए जाने लगा। आगे फिर क्या होता है, आतंक का शासन स्थापित होने लगता है ना। रीन ऑफ टेररिज्म 1793 से 94 तक, इसमें रोबोस्पियर और जैकोबियन का उदय होता है। गणराज्य के गठन के बाद फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ जाती है ना, और जैकोबियन दल जिसके नेता रोबोस्पियर थे, है ना, ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। इस दौरान हजारों लोगों की मौत की सजा दी गई, जिसमें लुई 15 और उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट भी शामिल थी। आतंक के शासन के दौरान इस अवधि में रोबोस्पियर उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में लोगों को राज्य के दुश्मनों के रूप में चिन्हित कर उन्हें गिलोटिन के द्वारा मौत की सजा दी। इस काल को आतंक का शासन कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक रक्तपात और भय का था। अब फिर क्या होता है, आगे चलकर 1795 से 1799 तक फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित हो जाता है ना। डायरेक्टरी कुछ लोगों का एक गठन था, मतलब कुछ लोग इसमें रहते थे डायरेक्टर के रूप में, तो डायरेक्टरी का शासन कहलाता था, है ना, और ये ही सब नीतियां कानून वगैरह बनाते थे। रोबेस्पियर की सत्ता में गिरावट के बाद एक नई सरकार का गठन हुआ जिसे डायरेक्टरी का शासन कहा जाता है। ये 5 सदस्यों की एक समिति थी, मतलब एक समिति बनती थी 5 सदस्यों की, जो देश की सत्ता संभालती थी। हालांकि ये शासनकाल राजनीतिक भ्रष्टाचार, अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त रहा। मतलब डायरेक्टरी के शासन में भी ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ
और इसमें भी भ्रष्टाचार, अस्थिरता, आर्थिक समस्याओं से ये चीजें ग्रस्त रही। मतलब फ्रांस में क्रांति हो गई, राजतंत्र समाप्त हो गया, आतंक का शासन भी लोगों ने स्थापित कर लिया जैसे रोबोस्पियर वगैरह ने। उसके बाद डायरेक्टरी का शासन भी आ जाता है। डायरेक्टरी के शासन में जो 5 लोग हैं वो शासन सत्ता संभालते, लेकिन फिर भी लोगों में जो वहाँ की जनता थी, फ्रांस की जनता भ्रष्टाचार, अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त थी। अब आगे क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। इसी क्रम में डायरेक्टरी की कमजोरियों के कारण नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में एक तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस में अपनी तानाशाही स्थापित की। इस घटना को फ्रांस की क्रांति का अंत माना जाता है, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। मतलब 1789 से 1799 तक जो भी घटनाएं हुई वो क्रांति के रूप में मानी जाती है ना, क्रांति के रूप में मानी जाती है। और 1799 में कौन आ जाता है, नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन कौन है, नेपोलियन जो क्रांति चल रही थी उसमें वो एक सामान्य सैनिक था, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि नेपोलियन क्रांति का शिशु था, है ना। नेपोलियन क्रांति का शिशु था, परंतु जब वो शासन सत्ता संभाल लेता है तो वो क्रांति हंता, है ना, क्रांति हंता के रूप में उभर कर आएगा। मतलब क्रांति को, जो क्रांति ने दिया था कि जो संवैधानिक राजतंत्र, है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, उन सबका वो अंत करता हुआ दिखाई देगा। तो वो चीजें अब हम देखेंगे। नेपोलियन के बारे में चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय फ्रांस की क्रांति के पश्चात की अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल का परिणाम था। नेपोलियन का सत्ता में आना फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियों को स्थिर करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, लेकिन साथ ही एक सैन्य तानाशाही की शुरुआत भी थी। आइए नेपोलियन के उद्भव की परिस्थितियों का वर्णन करें, है ना। देखते हैं सबसे पहले फ्रांस की क्रांति की अस्थिरता। जो 1799 में वहां पे जो डायरेक्टरी का शासन था वो अव्यवस्थित था, एक तरीके से भ्रष्टाचार वगैरह पनप गया था। तो वहां पे राजनीतिक अस्थिरता को देख के नेपोलियन अपनी जड़ें जमा लेता है। फ्रांस की क्रांति के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था। लगातार सत्ता परिवर्तन और क्रांति के विभिन्न चरणों में नई नई सरकारों के गठन से जनता में असंतोष फैल गया। राजशाही के पतन, गणराज्य की स्थापना और फिर जैकोबियन शासन के दौरान आतंक के दौर ने फ्रांस को गहरे संकट में डाल दिया। नेपोलियन के अब आता है डायरेक्टरी की असफलता। जो 1795 में मैंने जो अभी बताया था, 1795 में डायरेक्टरी की स्थापना के बाद जो 5 सदस्यों की एक समिति थी जिसे क्रांति के बाद फ्रांस की सरकार में चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यह सरकार भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्या और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रही थी। डायरेक्टरी जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही, जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हुआ। फ्रांस के बाहरी और आंतरिक संकट क्या थे। क्रांति के दौरान और बाद में कई क्षेत्रों में विद्रोह होने लगे, जिसमें प्रमुख रूप से वेंडी विद्रोह शामिल था। इन विद्रोहों ने फ्रांस की आंतरिक स्थिति को और जटिल बना दिया। सरकार इन विद्रोह को कुचलने में कठिनाई का सामना कर रही थी। भारी युद्ध क्या था। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में कई देशों ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वे क्रांति के विचारों से भयभीत थे, है ना। फ्रांस को ऑस्ट्रिया, प्रसा और ब्रिटेन जैसी शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान फ्रांस की सेना को एक मजबूत और कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। तो मजबूत और कुशल नेतृत्व किसने प्रदान किया, नेपोलियन ने प्रदान किया, है ना। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डायरेक्टरी के शासन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा भी थी, है ना। प्रारंभिक सैन्य सफलता। नेपोलियन एक कुशल और महत्वाकांक्षी सैन्य जनरल था। उन्होंने 1796 में इटली अभियान में अपनी असाधारण सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया और फ्रांसीसी सेना को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनकी सफलता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभारा और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। मतलब जो नेपोलियन था वो जब क्रांति चल रही थी तो बहुत सारे युद्ध अभियान होते थे, उसमें नेपोलियन ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया, है ना, कुशलता प्रदर्शित की और वो एक सामान्य सैनिक से वहां का राजा बनने की ओर अग्रसर होता है। उत्तरी अफ्रीका में भी नेपोलियन को 1798 में मिस्र अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। हालांकि यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा, फिर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियां हासिल की, जिससे उनकी छवि और भी मजबूत होने लगी। राजनीतिक अवसरवाद, है ना। जैसे राजनीतिक अवसरवाद में डायरेक्टरी की कमजोरी को देख के
आगे बढ़ने लगता है ना। डायरेक्टरी सरकार की कमजोरी और जन समर्थन की कमी ने नेपोलियन के लिए सत्ता पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन ने डायरेक्टरी की असफलताओं का फायदा उठाया और उन्हें ये विश्वास दिलाने में सफल हुआ कि देश की स्थिरता और शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक क्रम, जब वो डायरेक्टरी कमजोर हो गई थी तो 1799 में जब उन्होंने शासन संभाला तो एक बात कही थी, उन्होंने कही थी कि नाशपाती नाशपाती पक गई है ना, नाशपाती पक गई है। यहाँ पे उनका कहने का संदर्भ ये था कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई है कि अब शासन मेरे हाथ में आना चाहिए, है ना। पहले उन्होंने पूरी तरह से इंतजार किया, जो फ्रांस की स्थितियां थी, डायरेक्टरी की कमजोरियों को और अच्छे से भापा और लोगों को इसके खिलाफ करके, और फाइनली उन्होंने जो शासन सत्ता है अपने हाथों में ले ली। 1799 का तख्ता पलट, 9 नवंबर 1799 को, जिसे 18 ब्रूमियर के नाम से भी जाना जाता है, नेपोलियन ने एक सफल तख्ता पलट किया। इस तख्ता पलट के माध्यम से उन्होंने डायरेक्टरी सरकार को समाप्त कर दिया और 3 सदस्यीय कॉन्सुलेट की स्थापना की, जिसमें नेपोलियन स्वयं प्रथम कॉन्सुलेट बने। इस पद ने उन्हें फ्रांस के सभी राजनीतिक और सैन्य शक्तियों के नियंत्रण में दे दिया। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो सैन्य तख्ता पलट, मतलब उन्होंने तख्ता पलट किया और नेपोलियन के शासन का अंत कर दिया और एक 3 सदस्यीय कॉन्सुलेट बना दी, जिसका प्रमुख कौन बने, वो खुद ही बने, नेपोलियन खुद ही बना। जनता का समर्थन और शांति की आवश्यकता, है ना, इसके अंतर्गत स्थिरता की मांग। फ्रांस की जनता लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयों और युद्धों से पीड़ित थी। वे एक ऐसे कुशल नेता की तलाश में थी जो स्थिरता और शांति ला सके। नेपोलियन ने अपने कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं के माध्यम से जनता का विश्वास जीता। कुशल नेतृत्व के माध्यम से कैसे? क्योंकि जो पहले सैन्य अभियान किए थे उनका नेतृत्व नेपोलियन ने किया था और अपना सम्मान स्थापित किया था, तो इन माध्यमों से वो आगे बढ़ता गया। शांति समझौते, नेपोलियन ने फ्रांस के दुश्मनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फ्रांस को युद्ध से थोड़ी राहत मिली। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। अब नेपोलियन ने क्या सुधार कार्य किए, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता संभालने के बाद कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, जो न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। उनके सुधार कार्यों का उद्देश्य फ्रांस को स्थिरता प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना था, है ना। कुछ सुधार कार्य देखते हैं, जैसे नेपोलियन संहिता का उन्होंने निर्माण किया, नेपोलियन कोड। ये नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार था। इस संहिता ने समानता, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित किया। इसमें वंशानुगत विशेषाधिकार का अंत कर दिया और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किए। नेपोलियन संहिता यूरोप के कई देशों में कानूनी ढांचे को प्रभावित करती है ना। इसी संदर्भ में एक बात भी कही जाती है कि नेपोलियन के जो सुधार है वो ग्रेनाइट पर रखे हुए है ना, ग्रेनाइट पर रखे हुए हैं, मतलब इतने मजबूत है कि आज भी कई यूरोपीय देश में नेपोलियन का कोड चलता है। नेपोलियन कोड के नाम से बहुत सारे कानून वगैरह वहाँ पे अभी भी दिखाई देते हैं। विवाह और परिवार संबंधी कानून, इस संहिता में विवाह, तलाक और संपत्ति के विभाजन के संबंध में कानून बनाए गए। हालांकि इसने महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर दिया और उनके अधिकारों को सीमित किया गया। नेपोलियन के सुधार में सेंट्रलाइज प्रशासन, मेरिटोक्रेसी, शैक्षिक सुधार, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, कर प्रणाली में सुधार, कॉन्कॉर्डेट्स ऑफ 1801 और न्यायिक सुधार शामिल थे। इससे फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक और कानूनी संरचना को स्थिरता और मजबूती मिली, है ना। तो नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए, परंतु कुछ ऐसे उसने कार्य किए जो मतलब जो क्रांति के विरुद्ध माने जाते हैं, है ना, क्रांति के विरुद्ध माने जाते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कौन से ऐसे उसने कार्य किए। अब एक चीज आती है महत्वपूर्ण, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। देखो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, मैं एक सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि नेपोलियन ने ब्रिटेन की जो आर्थिक नाकेबंदी कर दी, है ना, ब्रिटेन की जो आर्थिक नाकेबंदी करी, वो आर्थिक नाकेबंदी वो महाद्वीपीय व्यवस्था के रूप में जानी जाती है ना। मतलब ब्रिटेन की आर्थिक रूप से इसे नष्ट करने की बात कही है ना, तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था कहलाती है। 1806 में शुरू की गई ये एक आर्थिक नीति थी जिसका उद्देश्य ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करना था। नेपोलियन ने यूरोपीय महाद्वीप पर ब्रिटिश व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए इस नीति को लागू किया।
इसके तहत यूरोप के सभी देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने के लिए रोका गया। मतलब इसने ये बोल दिया कि आप ब्रिटेन से व्यापार नहीं कर सकते, यूरोप के देशों से ऐसा बोला। इस नीति का उद्देश्य ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना और उसे आत्मसमर्पण करने को मजबूर करना था, क्योंकि ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति उसके व्यापक व्यापार नेटवर्क पर आधारित थी। हालांकि महाद्वीपीय व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। यूरोप के कई देशों ने गुप्त रूप से ब्रिटेन के साथ व्यापार जारी रखा, जिससे ये नीति कमजोर हो गई। देखो, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो ब्रिटेन को वो सीमित रूप में देख रहा था, जबकि ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे वो पूरे वैश्विक स्तर पर फैले थे, अमेरिका, एशिया जैसे देशों में फैले थे। और ब्रिटेन की नौसैनिक क्षमता भी काफी मजबूत थी। और ब्रिटेन से, मतलब फ्रांस ने बोल दिया था कि कोई भी यूरोपीय देश ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा, जबकि चोरी छुपे वो फ्रांस ब्रिटेन से व्यापार करता था, है ना, जैसे जूते वगैरह हो गए, ये चीजें वहां से वो मंगाता रहता था। तो ये चीजें सब जैसे यूरोपीय देशों को पता चली तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। इसके अलावा इस नीति ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, क्योंकि कई देश ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भर थे। अंततः यह व्यवस्था नेपोलियन के पतन का एक कारण बनी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में असंतोष और विद्रोह फैलने लगे, है ना। तो महाद्वीपीय व्यवस्था से नेपोलियन के पतन को भी मार्ग अग्रसर होने लगा। अब हम जानेंगे नेपोलियन के पतन में क्या क्या स्थितियां, मतलब कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। नेपोलियन का पतन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें उनकी सैन्य और राजनीतिक नीतियों की विफलताएं प्रमुख थी। उनकी सबसे बड़ी गलती 1812 के रूप में रूस पर आक्रमण करना थी, है ना। रूस की कठोर सर्दियों और लंबी आपूर्ति लाइनों के कारण फ्रांसीसी सेना बुरी तरह पराजित हुई, और इस हार से उसकी सेना और प्रतिष्ठा को गहरी आघात पहुंचा। मतलब रूस पे उन्होंने आक्रमण तो कर दिया, पर रूस था ही इतना बड़ा कि वहां की जनता एक तो रूस की ठंड को सहन नहीं कर पाई, है ना। और लंबी आपूर्ति लाइन के कारण फ्रांसीसी सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। इसके अलावा नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, जो मैंने बताया था, यूरोप में आर्थिक असंतोष पैदा कर रही थी, जिससे फ्रांस के खिलाफ विद्रोह बढ़े। उनके विस्तारवादी अभियान ने यूरोपीय शक्तियों को एकजुट कर दिया, जिससे उनके खिलाफ एक मजबूत संगठन बनने लगा। 1814 में एक और मैं घटना बताता हूँ यहाँ पे, एक स्पेन का नासूर भी माना जाता है ना। स्पेन का नासूर, है ना। स्पेन का नासूर क्या था? इन्होंने जो नेपोलियन की सेना स्पेन में घुस गई थी और वहां के राजा को हटा दिया, और जो नेपोलियन ने अपने व्यक्ति को वहां का राजा बना दिया। तो स्पेन के लोगों में भारी विद्रोह होने लगा, और जो स्पेन के लोग हैं उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से, है ना, छापा मार जिसे पद्धति कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से स्पेन को हरा दिया। स्पेन को हरा दिया के मतलब फ्रांस की सेना को हरा दिया, है ना, फ्रांस की सेना को हरा दिया। इससे क्या हो गया कि जो नेपोलियन की अपराजित है ना, कि वो कभी नहीं हारता, अपराजित, है ना, अपराजिता, अपराजिता का भय समाप्त कर दिया, है ना। अपराजिता का भय स्पेन ने जब इसको गोरिल्ला युद्ध पद्धति में नेपोलियन को हरा दिया, तो यूरोप के देश ऐसा मानने लगे कि अब नेपोलियन कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब ऐसा कोई महान नहीं है, उसको भी हराया जा सकता है ना। तो वो हार गए, तो स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का अंत कर दिया। ये एक बात महत्वपूर्ण बोली जाती है कि स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का अंत कर दिया। जो स्पेन ने, और स्पेन की ऐसी कोई गलती नहीं थी। स्पेन ने, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन की सेना ने क्या करी, स्पेन में घुस गई और वहां के राजा को हटा दिया, है ना। तो एक राष्ट्रवादी भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई, है ना। तो यहाँ पे उसका मतलब स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का अंत कर दिया। और पतन में एक कारण और देखा जाता है कि युद्ध दर्शन, है ना, युद्ध दर्शन। नेपोलियन युद्ध में विश्वास करता है, वो ये मानता था कि युद्ध करना मानव के स्वभाव में है, तो ये भी उसके एक पतन का कारण माना जाता है। आगे क्या होता है, 1814 में इस गठबंधन ने नेपोलियन को मतलब जो यहाँ की सेना ने मजबूत गठबंधन बना लिया था यूरोपीय शक्तियों ने, तो ये इस गठबंधन ने नेपोलियन को पराजित कर दिया और उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया। और अंततः क्या होता है, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, है ना, वहां से भी 1815 में लौट जाते हैं और वाटरलू की लड़ाई होती है। अंतिम पराजय के बाद उन्हें सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, जहां उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो नेपोलियन एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, है ना। नेपोलियन जब साम्राज्यवादी विस्तार करता था, तो जब भारत में ब्रिटिश सत्ता थी 1800 के आसपास, है ना, तो यहाँ पे भी जो नेपोलियन के विस्तार का भय होने लगा था। जब आप मैसूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे भारत में,
तो यहाँ पे जो मैसूर सम्राट के शासक वगैरह थे वो नेपोलियन से संबंध बनाने की बात कहने लगे थे। तो भारत में स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपोलियन के भय को समझा और फ्रांस के भय को समझा और इन शक्तियों को समाप्त करने की ओर अपने कदम बढ़ाए। तो नेपोलियन का भय पूरे विश्व स्तर पर था। अब फ्रांस की जो क्रांति है उसका प्रभाव देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहा। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया भर में गहरे और दूरगामी प्रभाव डाले। इस क्रांति ने सामंतवाद के पतन, राजशाही के पतन और चर्च के प्रभुत्व को चुनौती दी और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचारों को प्रेरित किया। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राजशाही के खिलाफ विद्रोह और क्रांतियों की लहर को प्रेरित किया। इसने स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फैलाया, जिसमें नागरिक अधिकार और गणराज्य की स्थापना को बढ़ावा मिला, है ना। मतलब इनका एक प्रमुख वाक्य था फ्रांस की क्रांति का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, ये आज भी प्रचलित है ना। अगर पूछ लिया जाए कभी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कौन सी क्रांति के नारे थे, तो ये थे फ्रांस की क्रांति के। इसके अलावा इन क्रांति ने सामाजिक ढांचे को बदलते हुए सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और भूमि सुधार किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की क्रांति ने यूरोप और अमेरिका में नए राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने मानवाधिकार, राष्ट्रीयता, आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी, जिससे आधुनिक राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब एक प्रश्न बनता है कि नेपोलियन ने नवीन फ्रांस को प्राचीन फ्रांस से जोड़ा, इस पर आप टिप्पणी कीजिए। नवीन फ्रांस मतलब जब 1799 में वहां पे डायरेक्टरी का शासन था, तो वहां देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित हो चुका था, लोक मतलब गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, मानव अधिकारों को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, सामंतों के अधिकार को सीमित कर दिया था, पादरियों का जो वर्चस्व था उसे समाप्त कर दिया था। परंतु जब नेपोलियन शासक बनता है इसके बाद, तो वो क्या करता है, प्राचीन फ्रांस की स्थापना को इस तरह से बल देता है कि वहां पे वो चर्च व्यवस्था को वापस स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब जो पादरियों को भगा दिया गया था उन्हें वापस बुला लेता है और उनकी ससम्मान वापसी पर बल देता है ना। और लोगों को धन मतलब जो संपत्ति की अवधारणा पर वापस वो बल देने लगता है ना। संपत्ति का जो अधिकार है वो लोगों को देने लगता है। और ये क्रांति का हंता बन जाता है। मतलब जैसे एक साम्राज्यवादी वंशानुगत प्राचीन बुब्रो वंश से शासन संबंध स्थापित करने लगता है ना। जबकि क्रांति क्यों हुई थी, राजशाही को समाप्त करने के लिए हुई थी, लेकिन ये वापस अपने आप को राजा की तरह स्थापित कर देता है। तो ये क्रांति प्राचीन फ्रांस को नवीन फ्रांस से जोड़ने की बात हो जाती है। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने नवीन फ्रांस को प्राचीन फ्रांस से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके शासनकाल में कई ऐसे सुधार कार्य किए जो क्रांति की उपलब्धियों को स्थिर करके उन्हें एक दीर्घकालिक ढांचे में बदलने के लिए थे। जैसे दिखाता हूँ, संविधान और कानूनी सुधार। नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे क्रांति के दौरान उठाए गए समानता, स्वतंत्रता और कानूनी सुधारों को स्थिर किया। मतलब नवीन फ्रांस इसने बनाया। ये संहिता व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा करती थी और सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करती थी। प्रशासनिक सुधार उसने किए, शैक्षिक और आर्थिक सुधार उसने किए। नेपोलियन ने शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया, लाइसियम स्कूलों की स्थापना की, जिसमें प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व को तैयार किया। उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जिससे आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला। धार्मिक समझौते किए। देखो धार्मिक समझौता करना प्राचीन फ्रांस को जोड़ने जैसा है। कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801 के माध्यम से उन्होंने कैथोलिक चर्च के साथ समझौता किया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला और चर्च की सत्ता को नियंत्रित किया गया है ना। मतलब यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जैसे पादरियों को ससम्मान वापसी बुलाया, है ना। और चर्च के और राष्ट्र, इसने जो कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया, है ना। जबकि क्रांति ने क्या बोला था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना बोला था। इस प्रकार नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों को एक स्थिर और व्यवस्थित ढांचे में बदलने का प्रयास किया, जिससे फ्रांस को राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता प्राप्त हुई। हालांकि उनके सैन्य अभियान और तानाशाही की प्रवृत्तियों ने क्रांति के आदर्शों को एक नई दिशा दी, है ना। लेकिन उनकी नीतियों ने प्राचीन फ्रांस की संरचनाओं को एक आधुनिक रूप में ढाला, है ना। तो ये एक तरह था, मतलब नेपोलियन ने नवीन फ्रांस को प्राचीन फ्रांस से जोड़ दिया, है ना। मतलब नया फ्रांस तो बनाया ही सही, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां शामिल कर दी जो प्राचीन जो फ्रांस में 1789 के पहले था वो स्थापित कर दिया। जैसे राजा का शासन था, है ना, राज्य पर धर्म का नियंत्रण था,
है ना, संपत्ति का अधिकार या अवधारणा लागू कर दी, है ना, नए स्वरूप में कर दी, लेकिन वो प्राचीन फ्रांस में भी चीजें इस तरह से थी। आगे क्या होता है, नाशपाती पक गई, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नाशपाती पक गई कहने का तात्पर्य है कि ये कथन कब बोला था, जब 1799 में डायरेक्टरी के शासन में भारी असंतोष और निरंकुश, मतलब लोग भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं से तंग थे, तो नेपोलियन ने सोचा कि नाशपाती पक गई है, मतलब डायरेक्टरी का शासन अपने चरम पर पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार वगैरह, और उसने वहां पे स्थिति को भांपते हुए शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसी क्रम में उसने कहा कि नाशपाती पक गई है, अर्थात मैं बिल्कुल सही समय पर आया। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो शायद मेरे को सत्ता नहीं मिलती, और थोड़ा सा जल्दी होता तो भी मुझे सत्ता सही से प्राप्त नहीं होती, और मैं जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। तो ये नाशपाती पक गई है, इस संदर्भ में इन्होंने कहा है। का संदर्भ फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा एक विशिष्ट राजनीतिक स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया था। इस वाक्य का प्रयोग नेपोलियन ने 1799 में अपनी सत्ता की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया था, जब वो फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सत्ता पर कब्जा करने की स्थिति में थे। इस संदर्भ में नाशपाती पक गई का मतलब परिस्थिति अब उसके चरम पर पहुंच चुकी है और राजनीतिक परिवर्तन अब अपरिहार्य है। नेपोलियन ने महसूस किया कि देश की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि सत्ता परिवर्तन केवल समय की बात है, मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इस वाक्य ने उनकी स्थिति को स्पष्ट किया। फ्रांस की क्रांति के बाद अस्थिरता और विफलता एक नेतृत्व की आवश्यकता को दर्शाती थी, और उन्होंने खुद को इस मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार किया। नेपोलियन ने 1799 में तख्ता पलट के जरिए खुद को प्रथम काउंसुलेट बना लिया और फ्रांस की राजनीति को एक नई दिशा दी, जो इस पकी हुई नाशपाती के प्रतीकात्मक रूप का सही समय था। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं फ्रांस की क्रांति का? देखो, फ्रांस की क्रांति का अगर निष्कर्ष हम व्यापक रूप में देखें तो इसने समानता, है ना, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा पूरे वैश्विक स्तर पर फैलाया, है ना। भारतीय संविधान में भी अगर हम देखेंगे समानता बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया है, तो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस और पूरे यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। क्रांति ने सामंती व्यवस्था, निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया, लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के आदर्शों को स्थापित किया। बास्तिल का पतन, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, राजशाही का अंत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। हालांकि क्रांति के दौरान आंतरिक संघर्ष, हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल ने समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। जैकोबियन शासन के आतंक और डायरेक्टरी की अस्थिरता के बाद नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता संभाली, जो एक तानाशाही शासन की शुरुआत थी। मतलब देखो, ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति को सुनियोजित क्रांति नहीं थी, है ना, सुनियोजित क्रांति इसे नहीं कहा जा सकता है, जैसे रूस की क्रांति होती है। आगे बताऊंगा, रूस की क्रांति एक सुनियोजित क्रांति थी, बट फ्रांस की क्रांति को सुनियोजित क्रांति नहीं मानी जाती। फ्रांस की क्रांति का निष्कर्ष यह था कि क्रांति ने प्राचीन ढांचों को समाप्त किया और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन इसके साथ ही नेपोलियन के सत्ता में आने और युद्धों के दौर में यूरोप को एक नई चुनौती उत्पन्न की, है ना। तो ये हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि इस चीजों को अपनाया गया। अब फ्रांस की क्रांति समाप्त हो जाती है ना। नेपोलियन भी वाटरलू के युद्ध के बाद हार जाता है, मर जाता है, उसके बाद उसको द्वीप पर भेज दिया जाता है। तो उसके बाद एक आती है वीना कांग्रेस, है ना। वीना कांग्रेस 1815 में होती है, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना। वीना कांग्रेस ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, है ना, मेटरनिक था, उसने ये आयोजित की थी, है ना। मेटरनिक ने आयोजित की थी, और उसने ये कहा था कि जो पुरातन व्यवस्था है उसे बनाया रहना चाहिए। जो यूरोप में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने पर बल दिया इस वियना कांग्रेस के अंतर्गत। और उसने कहा कि जो लोकतंत्र है, समानता है, और जो प्रगतिशील विचारों को प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए, है ना, और राजवंशों को वापस स्थापित किया जाना चाहिए, ना, राजवंशों को, है ना। तो पुरातन व्यवस्था को वापस लागू करने के क्रम में वियना कांग्रेस की स्थापना, वियना कांग्रेस का सम्मेलन किया गया था, है ना। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। वियना कांग्रेस एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय और यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक स्थिरता बहाल करना और फ्रांस की शक्ति को सीमित करना था, क्योंकि उस समय जो ऑस्ट्रिया था वो भी काफी शक्तिशाली था, है ना। ऑस्ट्रिया भी काफी शक्तिशाली था। इस सम्मेलन में प्रमुख यूरोपीय शक्ति, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा आदि देशों ने भाग लिया था।
वियना कांग्रेस ने यूरोप के मानचित्र को पुनः परिभाषित किया, जिसमें फ्रांस की सीमा को संकीर्ण किया गया, है ना, छोटा किया गया, और कई पुराने राजवंशों को पुनर्स्थापित किया गया, मतलब राजवंशों के शासन को वापस स्थापित इसके अंतर्गत किया गया। इस कांग्रेस ने संतुलन शक्ति, बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत लागू किया, जिसका उद्देश्य यूरोप में किसी एक शक्ति की अत्यधिक ताकत को रोकना था। वियना कांग्रेस में एक स्थिर और शांतिपूर्ण यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना की, जो लगभग एक शताब्दी तक चली। हालांकि इसके बाद कुछ नीतियां और पुनरावृत्तियों के बाद यूरोपीय राजनीति में तनाव और संघर्ष को जन्म दिया, है ना। मतलब इन्होंने जो प्रयास किया वो ठीक था कि शांति वगैरह को बोला और राजवंशों के शासन को स्थापित किया, पर ये पूरी तरह से इन चीजों को लागू करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि राजवंशों के माध्यम से निरंकुशता स्थापित होती है, लोगों के अधिकारों का हनन होता है ना। इसी क्रम में आगे चल के बहुत सारी क्रांतियां होंगी और इटली जर्मनी के क्षेत्रों में भी विद्रोह होंगे और इनका एकीकरण होगा, है ना। तो हम आगे इन चीजों को देखेंगे। आगे हम अगले वाले वीडियो में आधुनिक क्रांति को जानेंगे, है ना। आधुनिक क्रांति के सॉरी औद्योगिक क्रांति, आधुनिक युग के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति को जानेंगे। औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरे जानेंगे। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में संपन्न होती है और इंग्लैंड में ही ये क्यों होती है, पूरे इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।